नमस्कार। मैं दीपक कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारी जो +1 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधि, उसका लेक्चर नंबर ये 10th है। आज ये लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। और जैसा कि हमने 9th लेक्चर के अंदर हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था और इसके 2 पार्ट हमने किए थे, जिसके अंदर सेकंड पार्ट में हमने निर्वाचन आयोग की जो आयुक्त होते हैं उनकी जो योग्यता होती है उनके बारे में और जो उसकी प्रक्रिया अपनाई गई है कि किस किस तरीके से जो निर्वाचन आयोग को कुछ शक्तियाँ दी गई है और उनमें क्या क्या प्रावधान है वो किए गए हैं। जिस तरीके से चुनाव की अधिघोषणा, उसकी नॉमिनेशन प्रोसेस होता है एंड जो वोटिंग की डेट है, रिजल्ट अनाउंस करना, ये सभी जो प्रक्रियाएं थी उनका उल्लेख हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। तो ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इसमें जिस तरीके से 1991 के आसपास हमने देखा था कि जो चुनाव आयोग है उसमें काफ़ी कुछ जिस तरीके से संवैधानिक जो प्रावधान किया गया है उसके बाद उसमें काफ़ी जो चेंजिंग है वो देखी गई थी, किस तरीके से उस प्रक्रिया को अपनाया गया था। लेकिन अगर हमने इस पूरे प्रोसेस को अगर देखा जाए तो लगभग ये हमारी जो प्रक्रिया है ये 70 साल के आसपास, जब 1951 के चुनाव सुधार हुए थे और जब भी हमारा 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे पिछले साल अक्टूबर, और उसके आसपास की जब प्रक्रिया हम देखते हैं तो लगभग काफ़ी कुछ जो चेंज है वो हमारी इस व्यवस्था के अंदर देखे गए हैं। तो किन किन व्यवस्थाओं के तहत जो प्रणाली वो अपनाई गई है और कौन से सुधार हैं वो इस व्यवस्था को अपनाए गए, उसको उल्लेख है कुछ विचारकों के द्वारा भी सुझाव है वो दिए गए हैं। उसके बावजूद कई हम उल्लेख भी देख सकते हैं। आज कुछ सुधारों के मामले में और इसका जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का वो हम करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चुनाव की प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब 1951 के आसपास जब चुनाव आयोग का गठन किया गया था और पहला इलेक्शन किया गया था, उसके बाद तक अगर आज की प्रणाली को हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ बदलाव उसमें देखे जा सकते हैं और समय के साथ उसमें काफ़ी कुछ जो चेंज है वो हुई हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर है वो खोजना पड़ता है। तो जो टाइम के साथ साथ कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं होती है, जो सीमाएं होती हैं, वो इसको अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग में सुधार करने के लिए काफ़ी कुछ है वो ज़रूरी माना जा सकता है। जिस तरीके से जब 1806 का जब अमेंडमेंट किया गया था तो उस समय क्या किया गया था, हमारी जो वोटिंग प्रक्रिया की जो डेट थी वो 21 निर्धारित की गई थी। तो बाद में जब अमेंडमेंट करने के बाद इसकी आयु है वो 18 जो उम्र है वो निश्चित कर दी गई थी, यानी कि जो जिस व्यक्ति पर्सन की उम्र है वो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है वो इस वोटिंग प्रक्रिया के अंदर शामिल है, वो हो सकता है। और शुरुआती दौर से लेकर अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाती है, जब आचार संहिता की बात की जाती है तो उसमें भी काफ़ी कुछ जो चेंज है वो आया। क्योंकि रिसेंटली जब हम इलेक्शन की बात करते हैं हमारे लोकसभा की और विधानसभा की, जब इलेक्शन की बात करते हैं हम, तो उसमें जो आजकल जो टेक्नोलॉजी है तो काफ़ी कुछ इसका इस्तेमाल है वो किया गया था। उसके द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया था, एक ऐप भी दी गई थी। उसके बाद में कहा गया था आपको कोई भी आपको लुभावनी या योजना आपको निष्पक्ष इस प्रक्रिया को बनाने रखने के लिए अगर आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप वीडियो के माध्यम से आपकी उसकी शिकायत है वो चुनाव आयोग को कर सकते हो। तो धीरे धीरे समय के साथ ये जो बदलाव है वो देखे जा सकते हैं। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की घोषणा वो की गई है। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि जो उम्र थी, आयु थी, वो चुनाव लड़ने के लिए योग्यता और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता वो निष्पक्ष या एक प्रभावी तरीके से इस इंस्टीट्यूट को
बनाए रखने के लिए वो जो कोशिश है, जो सुधार वो समय के साथ साथ किए गए हैं। लेकिन पिछले 66 वर्षों के अनुभव के बाद हमारे चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझावों दिए गए हैं। तो काफ़ी कुछ अगर सुधार की बात आती है तो काफ़ी कुछ सुधार इसमें दिए गए हैं, प्रावधान है वो किया गया है। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूह और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। तो ये जितने भी सुधार किए गए हैं वो अनेक विद्वानों, आयोगों, कमीशन, दलों, अनेक विद्वानों के द्वारा इनका जो प्रावधान है वो किया गया है। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान को संशोधित करने के बारे में है। यानी कि कुछ ऐसे उल्लेख किए गए जिनका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में संशोधन करने के बाद उनके बारे में उल्लेख है वो किया गया है। जैसे जिस तरीके से जो पहले कुछ कानून या नियम बनाए गए थे उनके अलावा उसको समय के साथ कुछ उसमें सुधार है वो किया गया। तो पहला अगर सुधार की बात आती है वो कौन सा सुधार जो इसके अंदर प्रावधान है वो किया गया है, हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिए, जिससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट है वो मिलेंगे। तो मैक्सिको के अंदर जिस तरीके से हमने इसका एग्जाम्पल है वो देखा था कि ये जो प्रणाली निश्चित की गई है इसमें समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो लागू की गई, क्योंकि जो सबसे अधिक वोट की अगर प्रक्रिया की अगर बात की जाती है उसमें तो हम जीत निश्चित मानते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाती है तो वो आपको जो विजय पार्टी होती है उसके जो वोट परसेंटेज वो आपको कम मिलेंगे। तो मैक्सिको के अंदर हमने क्या देखा है, जिस तरीके से एक राजनीतिक दल को जो वोटिंग प्रक्रिया के अंदर जो परसेंटाइज या उसका प्रतिशत जो प्राप्त करता है उसी आधार पर उसको जो पार्लियामेंट के अंदर या संवैधानिक संशोधन के प्रावधान के द्वारा उसको जो सीटें वो निर्धारित है वो की गई है। तो काफ़ी इसके बारे में जो इंडिया के अंदर भी ये प्रावधान है वो लागू करने के लिए जो अनुशंसा इसके बारे में की जाती है कि हमारी जो प्रक्रिया वो जिस तरीके से जो राष्ट्रपति और उस उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो सभी अन्य सभी चुनाव के लिए होनी चाहिए और उसी के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों को उसका जो प्रतिनिधित्व है वो प्राप्त होना चाहिए। दूसरे इसके अंदर क्या सुझाव दिया गया, संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान है वो बनाए जाने चाहिए। हालांकि इसका उल्लेख है पिछले दिनों हमने देखा था कि इसका जो बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर भी लाया गया, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट है वो किसी भी तरीके से नहीं हो पाया। तो 1/3 सीटों के ऊपर इसके बारे में लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभा सीटें हैं उसके ऊपर महिलाओं को रिजर्वेशन है वो देने का जो प्रावधान है वो किया गया। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनाव खर्चों का भुगतान है वो करना चाहिए। इसके बारे में कुछ ये उल्लेख दिया गया कि जिस तरीके से आज के उम्मीदवार है वो अपने खर्चे से राजनीति के अंदर जो प्रावधान है या चुनाव प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट है वो करते हैं। तो कुछ विद्वानों के द्वारा ये प्रावधान किया गया जो गवर्नमेंट फंड है वो सभी उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए और उसी फंड के अकॉर्डिंग जो उनका चुनावी खर्च है वो उनको चुनाव में खर्च करने के लिए दिया जाना चाहिए। क्योंकि पार्टियां, राजनीतिक दल क्या करते हैं कि जितना जो एक निर्धारित उनका जो दर है, जैसे इनका लोकसभा और विधानसभा के लिए 10 लाख का जो प्रावधान है वो इलेक्शन के अंदर दिया गया है, वो तो ठीक है 10 लाख का दिया होगा, लेकिन क्या राजनीतिक दल सभी जितनी लिमिट निर्धारित की गई है उसी के अकॉर्डिंग वो चुनावी खर्च है वो शामिल होते हैं? लेकिन ऐसा प्रावधान है वो नहीं है। वो जब चुनाव आयोग को उसका उल्लेख किया जाता है तो सिर्फ उतने ही प्रतिशत या उसका क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो उसका खर्च निर्धारित करने के बाद उसका जो बिल बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि उससे कई गुना चुनावी खर्चा वो किया जाता है। तो इसके लिए एक ये भी प्रावधान किया गया है कि जो चुनावी खर्च है वो उसको नियंत्रण किया जाना चाहिए या उसके कठोर प्रावधान उसका करना चाहिए, या फिर चुनावी खर्च करने के लिए उसके खर्चे को भुगतान करने के लिए एक गवर्नमेंट जो फंड है उसके अकॉर्डिंग से या उसके माध्यम के द्वारा इनका खर्च है वो दिया जाना चाहिए। इसके अंदर चौथा क्या आ जाता है, जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसमें इसके विरुद्ध कोई न्यायालय की अपील में रखी हो। वैसे तो ये 1 साल या 1 साल से ऊपर 2 साल के लिए अगर किसी व्यक्ति पर्सन को उम्मीदवार को अगर उसको न्यायालय में या उसकी अभियोजन या अभियुक्त माना गया हो या उसकी सज़ा का प्रावधान दिया गया हो तो वो
उसे वंचित किया जा सकता है। लेकिन ये सभी फौजदारी मुकदमे लड़ने के लिए ऐसा कुछ, ये तो तब लागू होता है जब उसके ऊपर ये जो मुकदमा या जो एफआईआर है उसके ऊपर ये अकॉर्डिंग उससे निर्धारित हो जाए। लेकिन जब तक किसी उम्मीदवार के ऊपर निर्धारित नहीं हो सकता तो वो चुनाव लड़ने से उसे नहीं रोका जा सकता। तो फौजदारी मुकदमे के अंदर ये प्रावधान किया गया कि जिसके अंदर जिस उम्मीदवार के ऊपर एफआईआर दर्ज हो उसे जो चुनाव लड़ने के लिए रोक दिया जाना चाहिए। अभी रिसेंटली जो डाटा आया था उसके अंदर 66 ऐसे उम्मीदवार थे टोटल में से, कुल उम्मीदवारों में से जिसके ऊपर लोकसभा के अंदर मुकदमे दर्ज थे किसी न किसी तरह के, और जिसमें से जो सबसे हम कह सकते हैं जिसपे चोर डकैती या लूट पात के जो मुकदमे या हत्या का जो मुकदमे थे उसका परसेंटेज जो रेशो था वो 47 के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि लगभग 50 के आसपास ऐसे आपको उम्मीदवार मिल जाएंगे जिनके ऊपर जो गंभीर मुकदमे हैं वो दर्ज है और उनके ऊपर जो कोर्ट ट्रायल है वो चल रहा है। तो काफ़ी कुछ इसके बारे में जो सुधार है वो प्रावधान करने के लिए दिया जा रहा है। आगे क्या है कि चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित है वो कर देना चाहिए। जैसे एक जाति वर्ग विशेष या धर्म के अकॉर्डिंग जो प्रावधान है या वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उम्मीदवारी की जो वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए ये अपील है वो की जाती है। तो ये जो धर्म और जाति के ऊपर राजनीति है ये किसी भी तरीके से इसको लागू है वो नहीं किया जाना चाहिए और इसको प्रतिबंध है वो कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उसकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून है वो होना चाहिए। अब जिस प्रक्रिया को, जिस विधि को, जिस माध्यम के द्वारा ये पूरा प्रोसेस किया गया है, इसको कंट्रोल किया गया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, पारदर्शी करना चाहिए, इसको लोकतांत्रिक तरीके से लागू होना चाहना चाहिए। यानी कि जितने हो सकते हैं समय के साथ साथ वो सुधार है वो चुनाव आयोग के अंदर किए जाने चाहिए और इस पर इन जो जितने भी प्रावधान है जो कानून है उनको प्रभावी तरीके से लागू है वो किया जाना चाहिए। ये कुछ सीमित सुझाव थे। इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। तो जितने भी अगर इन राय के बारे में, इन प्रावधानों के बारे में, दिए गए सुझावों के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो मोस्टली ये देखा जाता है कि कोई भी नियम कानून होता है वो सभी के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन उसको समय और परिस्थितियों के अनुकूल है वो उसमें चेंजिंग है, उसमें बदलाव हुए जाने चाहिए और ताकि जो भी समय की मांग के अनुसार उसमें जो प्रभावित तरीके से उसकी उम्मीदवारी है राजनीतिक दलों के ऊपर या लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, चुनावी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए या प्रभावी तरीके से लोगों की उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोगों को जितने भी सुविधाएं या इनका अधिकारों का हनन है वो किसी भी तरीके से बचाया जा सके और लोकतांत्रिक जो प्रोसेस है, व्यवस्था है जिसके अंदर सभी दलों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों को शामिल होने के लिए प्रभावी तरीके से इस प्रोसेस के अंदर शामिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए ये जो कानून है वो लागू किए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सभी दलों, व्यक्तियों और नागरिकों को सभी जो अधिकार हैं उनका पता होना चाहिए और पता होने के बाद सभी लोगों को उसका जो प्रावधान है, जो निपटान है वो किस तरीके से, कितने कारगर तरीके से उनका जो सुधार है वो किया जा रहा है। अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति, पर्सन की या किसी पार्टी के ऊपर अगर कोई शिकायत की जाती है या उसकी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए उसको चैलेंज किया जाता है तो कई सालों साल निकल जाते हैं, यानी कि कई बार वो उम्मीदवार 5 साल कंप्लीट करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है या उसका जो अपील का जो रिज़ल्ट है वो बाद में आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी कारगर तरीके से, स्पष्ट तरीके से जल्दी है वो उसका निपटान है वो होना चाहिए। अब एक पिक्चर जिस तरीके से यहाँ दिखाई गई, पुरानी आदतें छोड़ो और कैमरे के सामने आओ, अब तो तुम्हें टिकट मिल गया और चुनाव लड़ना है। अब ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो वोटिंग प्रक्रिया की उस
प्रक्रिया को, प्रोसेस को अपनाया जाता है, इसमें किसी व्यक्ति पर्सन को ऐसी टिकट है वो दे दी जाती है जिसे आम जनता जानती नहीं है। तो ऐसी उम्मीदवारी नहीं होनी चाहिए। लोगों के सामने जिस उम्मीदवार को वो उम्मीदवार बनाया जा रहा है उसको स्पष्ट तरीके से उसके जनता के सामने उसका जो उम्मीदवारी है वो होनी चाहिए। कानूनी सुधारों के अतिरिक्त दो और तरीके हैं जिनमें यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षा को व्यक्त करे। यानी कि जितने भी सुधार करने के बाद जो इनके तरीके होते हैं, जो प्रोसेस होता है, जो प्रणाली अपनाई जाती है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि जितने भी जो लोगों को चुनाव के अंदर लोगों की अपेक्षाएं होती है उनको वो पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पहला तो यह है कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क रहना चाहिए और राजनीतिक कार्यों में और अधिक सक्रियता से भाग है वो लेना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो एक कार्यकार जो लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है कि लोगों को सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपने आप को कानून को जानने के लिए उसको एक्टिवेट है वो होना चाहिए। क्या अधिकार दिए गए हैं, किस तरीके से प्रोसेस अपनाया गया है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा जो चुनाव आयोग है वो अपने जो भी टोल फ्री नंबर होते हैं अपनी कंप्लेंट करने के लिए कुछ प्रावधान, या जिस तरीके से सोशल मीडिया का अभी रिसेंटली चुनाव आयोग के अंदर इनका जो प्रावधान है वो किया गया था। तो जनता को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और राजनीतिक कार्यों को जितने भी पार्टिसिपेट किया जाता है एक्टिव तरीके से उसका उपयोग है वो करना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएँ होती है। कई बार ये भी होता है कि सभी व्यक्ति पर्सन है वो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट है वो नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी वजह से वो अपने काम से या बिना इंटरेस्ट के वो एक्टिव है वो होते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी करे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो संगठित हों, डेवलपमेंट हो और एक वो कहते हैं ना कि नैतिक पक्ष के माध्यम से रखते हुए वो अपने ईमानदारी से जो चुनाव प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करें, अपने जो नॉमिनेशन है वो सुनिश्चित करवाएं और लोगों की जिस तरीके से जनता की पहरेदारी के लिए या जनता की सेवा के लिए उनको चुना जाता है तो ठीक उसी तरीके से जो जिस भावना से चुनने के लिए उनका प्रोसेस अपनाया जाता है उसी भावना के तहत वो इस कार्यकारी के तहत चुनाव प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट है वो करे। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जनता अपना नैतिक कर्तव्य समझे और ठीक इसी तरीके से जो राजनीतिक दल है वो भी इस संगठन को या इस प्रोसेस को, पॉलिटिकल सिस्टम को एक नैतिक कर्तव्य है वो समझें, तभी जनता की जो सेवा वो की जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो आज का। लेकिन निष्कर्षण रूप से अगर देखा जाए तो ये जो अगर चुनावी राजनीति के अंदर, अगर लोकतंत्र के अंदर इस प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयोग का सुधार का आयोग है वो प्रोसेस अपनाया जाता है, इसको अगर पैरामीटर के हिसाब से देखा जाए, कुछ किस प्रणाली के माध्यम के द्वारा इन सफलता के जो आधार माने जा सकते हैं, जिनके माध्यम के द्वारा हम चुनावी व्यवस्था को समझ सकते हैं, तो उनको कुछ पॉइंटों के माध्यम के द्वारा हम इसको स्पष्ट है वो कर सकते हैं। एक, हमारी चुनावी व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दे बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का अवसर भी दिया। अब आप देख सकते हो जिस जो वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको स्वतंत्रता के अधिकार के माध्यम के द्वारा लोगों को चुना जाता है और शांतिपूर्ण ढंग से उनको अपने राज्य बनाने के लिए लोगों को, केंद्र राज्यों को उनमें बदलाव करने का जो अवसर है वो दिया जाता है। क्योंकि एक बार एक दल की जो दल स्पष्ट रूप से जनता की भलाई के लिए कार्य करता है तो लोग उन्हीं को उसी दल को द्वारा चुनने का अधिकार है वो रखते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर जिनसे मान सकते हैं। दूसरा क्या है, मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि लिया, इससे भाग लिया, चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार और दलों की संख्या लगातार बढ़े। तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर चुनावी दल और चुनावी आयोग के माध्यम के द्वारा जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके अंदर जो उम्मीदवार है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, इनके माध्यम के द्वारा हम इसका जो आधार है वो माप सकते हैं। तीसरा, चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है और यह भी सभी के साथ लेकर चलती है। हमारे व्यवस्थाई प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे बदली है। अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं, यद्यपि अभी भी महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि वो नहीं हुई है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं और इनके अलावा इनकी जो महिलाओं की संख्या के बारे में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है या कुछ जो संख्या में लगातार बढ़ोतरी है वो देखी जा सकती है। आगे क्या कि देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितताओं और धांधलियों से प्रभावित नहीं होते, यद्यपि चुनाव में धांधली करने के लिए अनेक प्रयास है वो किए जाते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर लोगों के द्वारा अनेक
जो अनियमितता है वो बढ़ती जाती है, इनका उपयोग अब किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की सतर्कता मान सकते हैं या कुछ समय की मांग अब वो मान सकते हैं कि आजकल ये बदलाव है या धांधली भी किसी भी तरीके से लोगों के द्वारा जो बर्दाश्त है वो नहीं की जाती है। ना फेक मतदाता सूचियाँ बनाई जाती है, ना वोटरों के नाम उनकी गायब किए जाते हैं, ना उनको डराया धमकाया जाता है। तो ये सारी की सारी समस्याएं अगर देखा जाता है तो वर्तमान समय में इसमें बदलाव है वो आया है। और लास्ट ये है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हो गया, जिसमें इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कोई एक सरकार चुनने में जनादेश का उल्लेख करेगी। इस तरह कोई भी यह भी कल्पना नहीं कर सकता बिना चुनाव के कोई सरकार वो बन सकती है। जिस तरीके से चुनाव बनाने के लिए इस पूरा प्रोसेस को अपनाए रखने के लिए जो पार्टिसिपेट है वो किया जाता है, उसके माध्यम के द्वारा लोगों की सक्रियता ही इस चुनाव के अंदर सरकार बनाने के लिए जो पूरे प्रोसेस को जनादेश बनाने के लिए सुनिश्चित किया जा सकता है। और लास्ट में क्या है कि भारत में मतदाताओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, मतदाताओं की निगाहों में निर्वाचन आयोग का कद भी बढ़ा है। अब जैसे लास्ट के अंदर अब अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय के साथ लोगों के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में चुनावी दल हो या उम्मीदवार उनके पक्ष में या खिलाफ जो शिकायत करने के लिए आज के जो समय में जो मतदाता है वो नहीं हिचकिचाते हैं और चुनाव आयोग का दायरा भी कुछ ना कुछ बढ़ा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो टाइम के साथ जो लोगों ने और चुनाव आयोग की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से बढ़ा और उसमें चेंज है वो देखा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। ये आपका लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 3 में, चुनाव और प्रतिनिधि में। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।